कहानी की शुरुआत में हमें 7वें राजकुमार इयान को दिखाया जाता है, जो कि क्राउन प्रिंस की तरफ से रखे गए जश्न में आ रहा था। उसे देखकर कुछ मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा जश्न होता है, 7वां राजकुमार वहाँ पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। थोड़ा सा बदतमीज है और हर वक्त बस मौज मस्ती में ही लगा रहता है। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, इसलिए उसे कोई सिखाने वाला नहीं था। इयान, जो कि उन सभी की बातों को सुन रहा था, उसे देखकर लगता है कि उसे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ही वहाँ पर क्राउन प्रिंस यूहेंग आकर उन चुगली करने वाले मंत्रियों को 20-20 कोड़े मारने की सजा देता है। फिर वो इयान से कहता है कि माफ करना, तुम्हें इन सभी ना समझ की बातें इस तरह से सुननी पड़ी। इयान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो इन सभी की आदत है। आगे जश्न की शुरुआत होती है। कहानी की फीमेल लीड इनिन यहाँ डांसर के ग्रुप में अपना भेस बदलकर आई थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है कि वो यूहेंग पर हमला कर देती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले इनिन की शादी यूहेंग से होने वाली थी, पर शादी के ही दिन यूहेंग ने इनिन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, देशद्रोह का आरोप लगाकर। उस टाइम पर उसके भाई सूतू ने उसे सेफ जगह पर छुपा दिया था, इसलिए वो जिंदा बच गई। मगर उसने अपनी आंखों से यूहेंग को देख लिया था कि उसने उसके पूरे परिवार को कैसे खत्म किया, लेकिन उस टाइम पर यूहेंग ने उसे नहीं देखा था। वो ये सारी बातें याद करके यूहेंग पर हमला कर देती है कि उसे उसके पास से कस्तूरी की स्मेल आती है, जिससे वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी, वो लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि इनिन जल्दी से इयान को अपना हॉस्टेज बना लेती है एंड उसकी मदद से वहाँ से भागकर सीधा इयान के घर आती है। वो सोच रही थी कि इयान को उसने हॉस्टेज बनाया है तो वो जैसे ही मौका मिलेगा कि वो यहाँ से भाग जाएगी, पर उसे एक रेयर बीमारी थी जिस वजह से वो थोड़ा वाइल्ड एक्ट करने लगती है। इयान उसे पूछता है कि तुम्हें हो क्या रहा है, तुम ठीक तो हो ना, कि वो उस पर जानलेवा हमला कर देती है। इयान उसका ये बिहेवियर समझ नहीं पाता कि अभी तो ये लड़की उसकी मदद से यहाँ से भागना चाहती थी, पर एकदम से उसे मारने क्यों लगी। तभी ही वो इयान की बॉडी पर इस लोटस के निशान को देखकर जल्दी से उसका ब्लड सक करने लगती है। इयान का खून तो उसकी बीमारी का इलाज था। अगले सुबह जब वो उठती है कि इयान ने उससे बेड से बांध कर रखा था, वो कहता है कि फिर से तुम वाइल्ड हरकतें ना करने लगो, इसीलिए मैंने अपने भले के लिए तुम्हें बांध कर रखा है। वैसे कल रात तुम्हें हो क्या गया था। इस पर वो कहती है कि मैं जब भी कस्तूरी की स्मेल को सूंघती हूँ तो मैं जंगली जानवर की तरह एक्ट करते हुए जो भी मेरे सामने होता है उसे मैं जान से मारने की कोशिश करती हूँ। इयान कहता है कि कस्तूरी की स्मेल, फिर तो मैं तुम्हारा सेवियर हुआ, मेरा खून तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल होगा। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे ये जेड तुम्हारे पास कर क्या रहा है। इस पर वो उसे कुछ बता नहीं रही थी कि वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा करो कि तुम मेरी नौकरानी बन जाओ, तुम मेरा बिस्तर गर्म करती रहना और मैं तुम्हें अपना खून देता रहूंगा। इस डील से हम दोनों को ही फायदा होगा। कि ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। कि वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, देखो मेरी माँ की मौत जब हुई थी तब उसके पास ऐसा ही एक जेट था, इसलिए मुझे जानना था। ये सुनकर इनिन उसे बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब से ही मैं इस जेट को तालिस्मान के तौर पर अपने पास रखती हूँ। मुझे भी नहीं पता है कि ये मेरे पास आया कैसे, मुझे बस इतना पता है कि ये मेरे पास पहले से ही है। वो उससे पूछता है कि कल रात तुमने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश क्यों की, क्या तुम्हें किसी ने सुपारी दी या फिर तुम्हारी उससे पर्सनल दुश्मनी है। इस पर वो उसे बताती है कि मैं मंत्री सू की बेटी हूँ, मेरे फादर इस देश के एक वफादार मंत्री थे, मगर उस क्राउन प्रिंस ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मुझे बस इसी बात का बदला उसे लेना था, इसलिए मैंने कल उस पर हमला किया। कि तभी ही वहाँ पर राजकुमारी फुरोंग आती है। वो कहती है कि ये लड़की कौन है। वो कहता है कि ये मेरी नई नौकरानी है। कि फुरोंग कहती है कि नौकरानी है तो फिर ये बेड पर क्या कर रही है, मुझे पता है कि तुम 1 नंबर के ठरकी हो, मगर ये सब कुछ तो तुम बाहर करते हो, कभी भी किसी भी लड़की को तुम पहले घर लेकर नहीं आए। वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी नई नौकरानी ही है। कि वो कहती है कि मैंने कल सुना
कि तुम पर हमला हो गया, इसलिए मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। वो कहता है कि कल रात उस हमलावर ने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब पता लग गया ना कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, इसलिए तुम यहाँ से चलती बनो। फुरोंग के वहाँ से जाने के बाद वो इनिन से कहता है कि और तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारी सेवा चाकरी किए बिना मैं कहाँ जा सकती हूँ। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मगर तुम तो काफी ज्यादा लालची निकली, मेरा खून पीकर अपनी बीमारी ठीक करना चाहती हो। देखो, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर काफी दुख हुआ, पर मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देता हूँ, क्राउन प्रिंस को मारना भूल जाओ, वरना तुम खुद मारी जाओगी। इससे अच्छा कि कोई ठोस सबूत ढूंढकर अपने पिता का नाम क्लियर करो और शांति से अपनी जिंदगी बिताओ। इनिन कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से यही कर रही थी, मगर उस क्राउन प्रिंस ने पीछे एक सबूत भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे मैं अपने फादर को न्याय दिला सकूं। ये सुनकर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे फादर मंत्री सू को जानता हूँ, वो सच में एक वफादार मंत्री थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी ही वो अचानक से उसे एक जहर की गोली खिला देती है एंड कहती है कि इस जहर को खाने के बाद तुम्हें हफ्ते में एक बार मेरे पास से इसकी दवाई लेने आना होगा। अगर तुमने सही टाइम पर इसकी दवाई नहीं ली तो तुम काफी बुरी मौत मरोगे। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस जहर को मैंने बनाया है और इसकी दवाई भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, इसलिए तुम्हें दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इयान अपनी उंगली मुंह में घुसेड़कर उल्टी करना चाहता था, मगर ऐसा हो नहीं पाता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की ही कोशिश कर रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया। अगर तुमने मुझे क्राउन प्रिंस के सामने एक्सपोज कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगी। ये मैंने अपनी भलाई के लिए किया है। अगले सीन में इंपीरियल डॉक्टर उसे देखने आया था। वो कहता है कि एक नस काफी कड़क है तो दूसरी नरम। मैंने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि राजकुमार इयान, आप जल्दी ही मरने वाले हैं। आपके पास बस जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा डरते हुए कहता है कि क्वैक डॉक्टर कहीं के, मुझे पता ही था कि तुझे कुछ नहीं आता। पता नहीं तेरे जैसों को शाही दवाखाने में एंट्री किसने दी। चल अब यहाँ से चलता बन। अगले सीन में इनिन नहा रही थी कि ये चोरी चुपके उसके रूम में आता है और उस दवाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो पकड़ा जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया था कि कल हम दोनों मिलकर कोर्ट जाएंगे ताकि हमें वहाँ पर कोई सबूत मिल सके। इनिन उससे कहती है कि जब तक मेरे फादर का नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक के लिए तुम दवाई के बारे में भूल जाओ और आगे से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। अगले दिन ये दोनों कोर्ट आए थे। जिस डिपार्टमेंट में सारी केस फाइल रखी थी वहाँ पर ये लोग चेक कर रहे थे कि क्या पता इनको पुराने केस को स्टडी करके कुछ नया सबूत मिल जाए। क्राउन प्रिंस यूहेंग उसी तरफ आ रहा था कि ये दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। उसे देखकर इनिन को इतना गुस्सा आया कि वो उसे अभी ही मारने वाली थी कि वो उसे रोककर कहता है कि ऐसा मत करो। अगर तुमने इसे अभी मार दिया तो तुम अपने फादर का नाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगी। उल्टा क्राउन प्रिंस को मारने के जुर्म में तुम्हें जेल की सजा हो जाएगी। ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाती है, पर देखती है कि अभी ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। यूहेंग के वहाँ से जाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि यूहेंग तो यहाँ पर किसी पुराने केस की फाइल को देख रहा था जो कि बैंक नोट से रिलेटेड था। इयान कहता है कि ये इतने पुराने केस को क्यों देख रहा था, हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या पता हमें कोई नया सबूत मिल जाए। अगले सीन में इयान इनिन को लेकर किसी रैन नाम के बंदे के घर पर गया था। वो रैन से कहता है कि ये मेरी नई नौकरानी आयन है। अब रैन तो एक नंबर का ठरकी लड़का था। उसकी गंदी नजर इनिन पर पड़ जाती है। वो जिस तरह से उसे देख रहा था कि इयान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी नौकरानी पसंद आ गई है तो तुम इसे एक रात के लिए ले जा सकते हो। ये सुनकर रैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों तो यही चाहते थे। इनिन जैसे ही उसके कमरे में जाती कि उसे मारकर बेहोश कर देती है एंड फिर उसके रूम में बैंक नोट से जुड़े हुए सबूतों को ढूंढ रही थी कि तभी ही उसे एक बक्सा मिलता है। उस बक्से में बहुत सारी अकाउंट बुक थी। वो उन सभी को देख पाती कि वो नोटिस करती है कि इस कमरे में तो कस्तूरी की फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती चल रही है। वो जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होती
कि वहाँ पर इयान आ जाता है। वो कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, इस रैन का बाप यहाँ पर आ गया है। पर उसे आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर वो जल्दी से अपने उस लोटस के निशान को उसे दिखाता है। अगले सीन में वो उसका ब्लड सक करने के बाद नॉर्मल हो गई थी और ये दोनों इयान के घर पर वापस भी आ गए थे। अभी ये लोग सारी अकाउंट बुक को चेक कर रहे थे, मगर उन लोगों को यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। इनिन इयान की चोट को देखकर सोचती है कि लगता है कि मैंने इसे काफी जोर से काट लिया। वो उसकी चोट पर दवाई लगा दे रही थी। अभी वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज थी कि इयान बेचारे की तो सांस से ही गले में अटक जाती है। दूर से फुरोंग उन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर काफी गुस्सा हो रही थी। अगले दिन वो इनिन के पास आकर कहती है कि तुम इयान को सर्व करना बंद करो, देखो मैं इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। बताओ तुम राजकुमार इयान को छोड़ने का कितना पैसा लोगी। इस पर वो कहती है कि मैं एक वफादार नौकरानी हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इयान उसी तरफ आ रहा था। ये देखकर फुरोंग जानबूझकर गिरने का नाटक करने वाली थी कि इनिन उसे पकड़ लेती है, गिरने नहीं देती। फिर भी ये लड़की तो इयान के सामने बेचारी बनने का नाटक जारी रखते हुए कहती है कि देखो ना, इसने पहले मुझे धक्का दिया और तुम्हारे सामने अभी मुझे बचाने का नाटक कर रही थी। इयान कहता है कि फुरोंग झूठ बोलना बंद करो, मैंने क्लियरली देखा कि तुम अपने आप ही गिर रही थी। अपना भांडा फूटता हुआ देखकर फुरोंग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती एंड वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये दोनों बैंक नोट से जुड़े हुए सबूतों को ढूंढने के लिए दोबारा रैन के घर पर गए थे कि तभी ही कोई इन्हें बेहोश कर देता है। इयान को जब होश आता है कि उसके सामने रैन के फादर खड़े थे, वो कहते हैं कि लगता है कि तुम बैंक नोट के केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम्हें अपनी उस नौकरानी आयन को मेरे बेटे को देना होगा, क्योंकि रैन को तो वो काफी ज्यादा पसंद आ गई है। इयान कहता है कि आयन मेरी नौकरानी है और उसे मैं तुम्हें क्यों दूं। वहीं रैन इनिन के साथ कोई जबरदस्ती कर पाता कि वो कहती है कि हमारे बीच में कुछ हो पाए उससे पहले क्या तुम कस्तूरी की अगरबत्ती को जलाओगे, इससे कमरे में काफी ज्यादा बढ़िया खुशबू आएगी। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर जैसे ही कस्तूरी की स्मेल को वो सूंघती है तो वो वाइल्ड होकर उसे मारने लगती है कि तभी ही वहाँ पर इयान आ जाता है और उसे रोकता है। अगले सीन में इन दोनों ने इन बाप बेटों को पकड़ लिया था। इयान पूछता है कि बैंक नोट के बारे में तुम्हें जितना भी पता है मुझे वो सब कुछ बता दो। रैन के फादर कहते हैं कि डैम बनाने के लिए जो शाही खजाने से फंड मिला था उसमें घोटाले हुए थे। जिस मंत्री को ये काम मिला था, जब उसे पता चला कि पैसे तो कम है, इसलिए वो इंपीरियल कोर्ट में इसकी शिकायत करने गया, पर वहाँ पर उसे क्राउन प्रिंस मिला। फिर उन दोनों के बीच में ऐसी भी क्या बातें हुई कि वो मंत्री क्राउन प्रिंस से मिल गया और डैम का जैसा तैसा काम करके उसे छोड़ दिया। यानी कि कम ही पैसों में उसने नदी के ऊपर काफी कमजोर और हल्का फुल्का सा डैम बना दिया। इनिन कहती है कि तो ये क्राउन प्रिंस यूहेंग करप्शन के मामलों में भी इन्वॉल्व है। वहीं राजकुमारी फुरोंग ने 2 किडनैपर्स को हायर किया था। वो कहती है कि मैंने जो तुम्हें कहा वो तुम्हें समझ में आ गया ना, कि एक कहता है कि हाँ रूम के अंदर जो लड़की है उसे बेहोश करके पोटले में बांधकर लाना है, कि दूसरा वाला कहता है कि डोंट वरी राजकुमारी फुरोंग, हम लोग इस काम को पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं, इसीलिए गलती होने की तो कोई गुंजाइश नहीं, हम इस काम में काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। अगले सीन में इनिन जब अपने रूम में आती है तो उसे भनक लग जाती है कि यहाँ पर उसके अलावा भी और कोई है। चाय को सूंघकर उसे ये भी पता लग जाता है कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है, मगर फिर भी वो उसे पीकर बेहोश हो जाती है। जब फुरोंग उसे चेक करने आती है कि ये सचमुच में बेहोश हुई है या फिर नहीं, कि तभी ही वो उठकर उसे बेहोश कर देती है। फुरोंग के बेहोश हो जाने के बाद वो दोनों किडनैपर आकर उसे उठाकर ले जा रहे थे कि फुरोंग अंदर से आवाज देती है कि मैं राजकुमारी फुरोंग हूँ, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। कि ये लोग उसे बेहोश करके कहते हैं कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही चालू चंट है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में ये दोनों अपना भेस बदलकर किसी कोठे में पूछताछ करने गए थे, मगर वो कोठे की मालकिन इन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी, जिस वजह से इन लोगों के बीच में छोटी सी फाइट होती है। ये दोनों उन लोगों से बचकर वापस घर तो आ गए थे, लेकिन इनको फाइट के दौरान थोड़ी चोट लगी थी, जिस वजह से अभी वो बेहोश थी। इयान उसे ठीक करने के लिए बाथ टब में अपना खून डाल देता है और फिर बाहर चला जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे इनिन की काफी फिक्र हो रही है। इनिन को जब होश आता है तो वो इयान को शुक्रिया कहने के लिए उस जहर की दवाई उसे दे देती है, कि तभी ही वो कहता है कि जब तुम्हें चोट लगी और तुम होश में नहीं आ रही थी
तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हें खोने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। वो कुछ बोलने चाहती कि इयान कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हें अभी ये डर लग रहा है ना कि कहीं तुम इन प्यार व्यार के चक्करों में पड़कर अपने मकसद को ही ना भूल जाओ। तो डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर मैं समझ गया हूँ। फिर हमें यहाँ पर इनका एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस यूहेंग को पता चलता है कि 7वां राजकुमार कोठे में आकर बैंक नोट के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो कहता है कि ये इयान तो एक नंबर का ठरकी था, पूरे दिन बस मौज मस्ती में ही लगा रहता था, तो फिर ये अचानक से इन्वेस्टिगेशन कैसे करने लगा। उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड कहती है कि राजकुमार इयान को हमारे बारे में पता चले उससे पहले क्या मैं उसे ख़त्म कर दूं। कि वो कहता है कि नहीं, मेरे पास उसे फंसाने का एक अच्छा आइडिया है। अगली सुबह इयान ने इनिन के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया था। वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इयान कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगा है फिर मैं तुम्हारे लिए रोज़ ही इसी तरह से नाश्ता बनाऊंगा। इनिन को यकीन नहीं हो रहा था कि इसे खाना बनाना भी आता है। कि वो कहता है कि बचपन में माँ के मरने के बाद राजा ने मुझे सज़ा के तौर पर सरहद पर रहने भेज दिया था। वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था, तो मुझे खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक का घर का सारा काम आता है। मैंने तो खुद से सब्जियाँ उगाना भी सीख लिया था। वापस कैपिटल आने के बाद मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता था, लो प्रोफाइल में ही रहना चाहता था, इसलिए मैंने सभी लोगों को अपनी झूठी पर्सनालिटी दिखाई। आगे ये दोनों मिलकर किसी दूसरे कोठे में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। वहाँ पर सिर्फ औरतों को ही एंट्री मिल रही थी, इसलिए इनिन अकेले ही अंदर चली जाती है। इयान को उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं ये किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वो लड़की का फेस बदलकर अंदर आता है। अंदर आते ही एक लड़का उसके पीछे पड़ गया था। वो अपना पीछा उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही चिपकू था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है वो क्राउन प्रिंस का ही आदमी है। इनिन और इयान ये दोनों उसे ही ढूंढने यहाँ पर आए हैं। क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर इस लड़के ने इयान को फंसाने का प्लान बनाया था। ये लड़का कुछ कर पाता उससे पहले ही इयान लड़कियों की तरह नखरे करते हुए उसे बेहोश कर देता है। इनिन को भी उसके बारे में पता लग गया था कि ये लड़का आखिर में किस रूम में रुका हुआ है। जब वो वहाँ पर आती है कि इयान को लड़कियों के कपड़ों में देखकर उसका काफी मजाक उड़ाती है। आगे इन दोनों ने इस बंदे को पकड़ लिया था। इस लड़के के लिए अच्छा दिखना काफी ज्यादा मायने रखता था। इसे अपनी स्किन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी कि इयान कहता है कि बैंक नोट के बारे में जितना कुछ भी पता है बता दो, वरना मैं तुम्हारी इस मुलायम सी चमड़ी पर कट लगा दूंगा। पहले तो ये बंदा नहीं मानता कि मैं तुम्हें कुछ बताने से ज्यादा अच्छा मरना पसंद करूंगा, पर जैसे ही नुकीला हथियार देखता है कि इसकी हवा निकल जाती है, वो जल्दी से उसे सबूत के तौर पर कोई नक्शा दे देता है। आगे ये लोग बैंक में मामूली से वर्कर बनकर जॉब हासिल कर लेते हैं साफ सफाई की, ताकि ये लोग यहाँ पर रहकर और भी ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सके। यहाँ पर इनिन को अपने भाई सुतु जैसा ही दिखने वाला एक लड़का यांगदी मिलता है। वो सोचती है कि लगता है कि मेरा भाई सुतु जिंदा है, उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है, इसलिए वो खुद को यांगदी कह के बुला रहा है। आगे वो उस लड़के यांगदी से काफी अटैच हो गई थी, उसकी काफी फिक्र करने लगी थी। ये देखकर इयान एक दिन उसे समझाता है कि देखो, वो लड़का तुम्हारा भाई नहीं है, बस उसके जैसा दिखता है। तुम उसके मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। अगर उस लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन इनिन उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ झगड़ा कर लेती है। रात में यांगदी क्राउन प्रिंस की उस बॉडीगार्ड से मिल रहा था, यानी कि इयान ने उस पर जो शक किया था वो बिल्कुल सही था। यांगदी जब पर्सनल बॉडीगार्ड से मिलने के बाद वापस आ रहा था कि इयान उसे इन कपड़ों में देख लेता है। वो उसके पास जाकर उसे पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन और तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। यांगदी कहता है कि मैं इस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तुम दोनों जब यहाँ पर पहले दिन आए थे, उसी दिन से मुझे तुम पर शक हो गया था कि तुम लोग कोई ना कोई खिचड़ी तो पका ही रहे हो। वेल, यहाँ पर यांगदी को पता नहीं था कि ये लड़का 7वां राजकुमार है। वो उसे कोई चोर मक्कारा समझकर उस पर हमला कर देता है कि तभी ही वहाँ पर इनिन आकर उसे बचाती है। यांगदी तो अब इन दोनों को ही खत्म करने वाला था
कि इनिन, जो कि हमेशा ही अपने पास कस्तूरी की स्मेल वाली एक परफ्यूम की बोतल रखती है, वो जल्दी से उसे सूंघकर यांगदी पर हमला कर देती है। अगले सीन में वो इयान से कह रही थी कि पहले मुझे लगा कि मेरी बीमारी का इलाज तुम्हारा खून है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी बॉडी पर जो ये लोटस का निशान है, उसे देखकर ही मैं शांत हो जाती हूँ। इयान उससे पूछता है कि तुम्हें ये अजीब सी बीमारी कब हुई, कि वो कहती है कि मेरी माँ फुलमुन कबीले से है, तो हम सभी लोगों को ये बीमारी बचपन से ही होती है। हमने अपने आप को शांत रखने के लिए अपने कबीले में ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स को उगाया था। उधर बैंक वालों को पता लग गया था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड यांगदी पर हमला करके भाग गया है, इसलिए बैंक में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग उस हमलावर को ढूंढ रहे थे। इन दोनों को वो लोग पकड़ पाते कि इयान अपनी पहचान को रिवील करता है कि वो 7वां राजकुमार है। इतने दिन यहाँ पर रहने के बाद उसने तो एक भ्रष्टाचार करने वाले एम्प्लॉय को भी पकड़ लिया था, जो कि स्पेशली क्राउन प्रिंस के लिए ही काम करता था। इस बंदे को अरेस्ट करवाने के बाद इयान सोच रहा था कि जल्दी ही बैंक नोट का मामला सामने आएगा और ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए पक्का क्राउन प्रिंस पर ही सारा इल्जाम लगा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्राउन प्रिंस को अभी इयान पर काफी गुस्सा आ रहा था कि मैं तो इसे झूठे आरोपों में फंसाकर इसका दी एंड करना चाहता था, मगर इसने तो मेरे ही बंदे को पकड़ लिया। जब ये दोनों घर वापस आते हैं कि इनको न्यूज़ मिलती है कि क्राउन प्रिंस के जिस बंदे को उसने अरेस्ट करवाया था, उसने तो जेल के अंदर ही अपनी जान ले ली। ये सुनकर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये पक्का क्राउन प्रिंस ने ही करवाया, ताकि उसके बारे में कुछ भी सामने ना आ पाए। ये दोनों इस बारे में ज्यादा डिस्कस कर पाते उससे पहले ही क्राउन प्रिंस इयान को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ पर जाता है कि वो कहता है कि आजकल तुम किसी लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगे हो। आखिर में वो लड़की है कौन? जिस नौकरानी आइए ने राजकुमार इयान को पूरा पागल करके रखा है, आखिर में वो कैसे दिखती है, मुझे जानना है। इयान तो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था कि तभी ही वहाँ पर फुरोंग आती है। वो कहती है कि क्राउन प्रिंस, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इयान काफी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या तुम दोनों की शादी तय हो गई? कि वो कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें तो बस अपनी उस आयन की ही फिक्र लगी रहती है। मैं इतने दिनों तक किडनैप रही, मेरी इस वाहियात क्राउन प्रिंस के साथ राजा ने शादी तय कर दी, मगर तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वो यूहेंग से कहती है कि तुम अपनी होने वाली वाइफ के लिए बदकिस्मती लाओगे, ऐसा मुझे किसी ज्योतिष ने कहा था। देखो, तुम्हारी पहली वाइफ तो बीमारी की वजह से चल बसी, मैं तुम्हारी दूसरी औरत नहीं बनना चाहती। तुम्हारी क्या, मैं किसी की भी दूसरी औरत नहीं बनना चाहती, इसलिए तुम राजा से कहलवाकर इस शादी को यहीं पर ही तुड़वा दो। क्राउन प्रिंस यूहेंग तो काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की मेरे ही सामने मेरी बेइज्जती इस तरह से कैसे कर सकती है, कि इयान फुरोंग को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वापस घर आने के बाद फुरोंग देखती है कि ये तो अभी भी इसी लड़की आयन को ही पसंद करता है, इसलिए वो ठान लेती है कि वो इस नौकरानी को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी। वो इनिन को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर इयान से मिलने जाती है। वो उसे कहती है कि देखो, अब मैं बिल्कुल उसी की ही तरह दिख रही हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो सोचती है कि अगर मैंने उसके साथ एक रात गुजार ली तो क्या पता वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फिर भी इयान उसे रिजेक्ट कर देता है। वो यहाँ पर उसे ये भी समझाता है कि उसे इनिन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन फुरोंग रिजेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, इसलिए बाहर जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर इसी तरह से रोने के बाद उसका मन काफ़ी हल्का हो गया था। घर के बाहर इनिन को किडनैप करने के लिए एक किडनैपर आया था। फुरोंग ने अभी इनिन के ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, तो किडनैपर को ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है। जैसे ही वो उसे पकड़ने चाहता कि इनिन आकर फुरोंग को उस किडनैपर से बचाती है। फिर इन लोगों को पता चलता है कि इस किडनैपर को तो क्राउन प्रिंस ने ही भेजा था इनिन को किडनैप कराने के लिए। अभी ये बंदा जख्मी था, इसलिए ये लोग उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अगले दिन फुरोंग अपने सारे पिछले बिहेवियर के लिए इनिन से माफ़ी मांगती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हो गई थी। वो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि इनिन उसे माफ करके उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाती है। आज इयान का जन्मदिन था, तो इस बहाने से क्राउन प्रिंस यूहेंग उसके घर आया था
ताकि वो इन को देख सके। जब वो टी सर्व करने आती है कि उसने हथियार को छुपा कर रखा था ताकि मौका देखकर वो क्राउन प्रिंस को मार सके, लेकिन इयान उसके सामने आ जाता है एंड जोर से उसे डांटता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि गेस्ट को तुम ये चाय सर्व मत करो, तुम हमेशा ही ये बात भूल जाती हो, तुमने ऐसा करके मुझे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए यहाँ से निकलो। ये सुनकर वो चली जाती है। आगे क्राउन प्रिंस के जाने के बाद वो इन से माफी मांगने आया था कि मुझे तुमसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। इन कहती है कि क्राउन प्रिंस को खत्म करने का मेरे पास वो अच्छा मौका था, पर तुमने बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। इयान उसे समझाते हुए कहता है कि हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर तुमने उसे उस टाइम पर मार दिया होता तो दुनिया की नजरों में तो हम बुरे बन जाते, तुम्हें जेल की सजा हो जाती और क्राउन प्रिंस बुरा होकर भी अच्छा बन जाता। पहले हमें उसकी बुराइयों को दुनिया के सामने लाना है कि वो किस तरह का घटिया आदमी है, किस तरह के उसने कांड किए हैं, फिर हमें उसे सजा दिलानी है। इन उसकी बातों को समझ जाती है। आज इयान का जन्मदिन था, इसलिए वो गिफ्ट के तौर पर फायरफ्लाइज लाई थी जो कि इयान को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर से हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले दिन इयान अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा था क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि इन भी उसके साथ आए और किसी मुसीबत में पड़ जाए। वो अकेले ही सबूतों को ढूंढकर क्राउन प्रिंस का पर्दाफाश करने के बारे में सोच रहा था कि बीच रास्ते में ही क्राउन प्रिंस की पर्सनल बॉडीगार्ड अपने कुछ बंदों को लेकर आती है और इयान पर हमला कर देती है। इन जो कि उसकी फिक्र में उसके पीछे पीछे आ रही थी, वो जल्दी से सभी के ऊपर बेहोशी का पाउडर छिड़क कर जल्दी से इयान को घर वापस लेकर आती है। वो देखती है कि इयान को तो काफी चोटें लगी है, ऊपर से जिस हथियार से उस पर हमला हुआ उसमें तो जहर लगा हुआ था। इंपीरियल डॉक्टर आकर बताते हैं कि वो इयान को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उसे उस जहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो समझ जाती है कि इयान को बचाने के लिए उसे अब क्राउन प्रिंस के पास ही जाना पड़ेगा। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम मुझे जल्दी से उस जहर की दवाई दे दो। इस पर वो कहता है कि दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद वो मान जाती है, लेकिन इयान को दवाई खिलाने के बाद उसने अपना मन बदल लिया था। वो क्राउन प्रिंस पर जैसे ही हमला करने जाती कि पर्सनल बॉडीगार्ड आकर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है कि उसकी 3 साल की सारी मेमोरीज इरेज हो गई थी। 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना पता था कि जल्दी ही क्राउन प्रिंस यूहेंग के साथ उसकी शादी होने वाली है। यूहेंग को देखकर वो अपने फादर और शादी के बारे में बात कर रही थी कि क्राउन प्रिंस समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके पूरे परिवार को उसने 3 साल पहले खत्म कर दिया था। इयान को जब होश आता है कि इन उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी, थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो समझ जाता है कि पक्का इन क्राउन प्रिंस के पास दवाई लेने गई होगी और उसने उसे पकड़ लिया होगा। वो कहता है कि मुझे जल्दी से इन को क्राउन प्रिंस के चंगुलों से छुड़ाना होगा। वो छुपते छुपाते हुए क्राउन प्रिंस के घर आता है, जहाँ पर रास्ते में ही उसे इन मिल जाती है। उसकी बातों से वो समझ गया था कि इसका तो मेमोरी लॉस्ट हो गया है। वो उसे पहचान नहीं पा रही थी और न ही उसकी बातों में आ रही थी, इसलिए इयान को अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। वो उसे पूछता है कि अगर तुम अपने भाई सूतू से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। अपने भाई का नाम सुनकर वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है, मगर आते ही सीधा कहती है कि सूतू कहाँ पर है, तुमने तो कहा था कि वो मेरे घर पर है। ये सुनकर वो उसे उसके घर लेकर जाता है, क्या पता अपने घर को देखकर उसकी मेमोरीज वापस आ जाए। लेकिन वो कहती है कि ये मेरे घर को क्या हुआ, ये बंजर जैसा क्यों पड़ा हुआ है, मेरे फादर और सूतू कहाँ पर है। इयान उससे बताता है कि 3 साल पहले उसकी फैमिली के साथ क्राउन प्रिंस ने क्या किया। इनको उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता कि यूहेंग तो ऐसा नहीं कर सकता कि तभी ही वहाँ पर सूतू आता है। दरअसल में यांग दी ही सूतू था। इन उसे देखकर सीधा उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि क्राउन प्रिंस ने इसे मार डाला है, मगर देखो मेरा भाई तो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में इयान उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम्हारा नाम तो यांग दी था ना। इस पर वो कहता है कि मैं सूतू इन का भाई हूँ। जब मेरे पूरे परिवार को खत्म किया गया था तब मैं किसी भी तरह से सरवाइव होने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरा मेमोरी लॉस्ट होने की वजह से मैं इतने सालों से बैंक में काम कर रहा था
उस दिन जब इनिन ने मुझे मारा तो मैं काफ़ी दिनों तक कोमा में रहा और उसी टाइम पर मुझे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई। फिर वो उससे कहता है कि मेरे फादर के नाम पर जो देशद्रोह का आरोप लगा है मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ, तो चलो साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सभी लोगों के सामने उस क्राउन प्रिंस का पर्दाफाश करते हैं। इयान कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है पर पहले हमें इनिन को ठीक करना होगा। ये सुनकर सुतु उसे एक आइडिया बताता है जो कि था फायरवर्क्स का, लेकिन फायरवर्क्स देखने के बावजूद भी उसकी यादें वापस नहीं आई थी। ये देखकर इयान अपने उस लोटस के निशान को उसे दिखाता है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर भी वो इयान को ऐसा दिखाती है मानो जैसे उसे कुछ भी याद ना आया हो। वो देखती है कि क्राउन प्रिंस ने तो उसकी मार्शल आर्ट की स्किल भी उसे छीन ली है। वो कहती है कि अभी के लिए मुझे क्राउन प्रिंस की ही साइड रहना होगा ताकि मैं उसके अगले कदम को जान सकूं। इयान जब सो रहा था कि तभी ही वो उसे छोड़कर सीधा क्राउन प्रिंस के पास वापस आ जाती है। अभी वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी ही वहाँ पर इयान आता है, तो उसे देखकर वो उसे ना छाड़ने का नाटक करती है। क्राउन प्रिंस तो ये देखकर खुश हो जाता है कि इयान इस लड़की से कितना प्यार करता है, मगर अब ये लड़की उसे पहचान ही नहीं पा रही। उन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर इयान बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था। रात में काफी तेज बिजलियां कड़क रही थी कि इनिन क्राउन प्रिंस के रूम में सोने आती है कि मुझे अकेले सोने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी ही वहाँ पर पीछे पीछे इयान भी आ जाता है कि मुझे भी इन बिजलियों के कड़कने की आवाज से काफी डर लग रहा है, तो मुझे भी तुम लोगों के साथ सोना है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस को उस पर काफी गुस्सा आता है, पर ये तो जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाता है एंड फिर बेड पर भी कब्जा कर लेता है। बेड पर ये दोनों झगड़ा कर रहे थे एंड इसी तरह से झगड़ा करते हुए रूम के बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही इनिन उठकर उसके रूम की तलाशी ले रही थी कि वहाँ पर सुतु उसे बचाने आता है। वो लोग जब यहाँ से भाग रहे थे कि उनके सामने वो पर्सनल बॉडीगार्ड आ गई थी। सुतु उस लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो उसे कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। वो बॉडीगार्ड कहती है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ, दरअसल मैं भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ हूँ। उसने मेरे भी परिवार को खत्म कर दिया था। मैं उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनी ताकि उसके साथ रहकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढ सकूं। और मुझे पता चला है कि क्राउन प्रिंस रॉयल ब्लड नहीं है, यानी कि वो राजा का बेटा नहीं है। उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और क्राउन प्रिंस उन दोनों का ही बेटा है। ये जानकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अगले सीन में ये सभी लोग इयान के घर पर वापस आ गए थे। इयान अभी इनिन को डांट रहा था कि अगर तुम्हारी यादें वापस आ गई थी तो तुम्हें दोबारा उस क्राउन प्रिंस के घर पर जाने की क्या जरूरत थी। अगर वो क्राउन प्रिंस तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ कर देता तो क्या तुमने उस फैसले को लेने से पहले मेरे बारे में सोचा। कि ये सुनकर वो उसे माफी मांगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे राजा के कहने पर फुरोंग और क्राउन प्रिंस की शादी हो गई थी। फुरोंग उसे साफ साफ बता देती है कि मुझे तुम जैसे वाहियात लड़के के साथ शादी करने में और निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है कि जो भी हो, पर अब तुम मेरी वाइफ हो तो अच्छे से बिहेव करो। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकता हूँ। वो यहाँ पर फुरोंग को धमकाकर शांत करा देता है। अगले दिन वो दोनों राजा से मिलने के लिए गए थे। वो देखता है कि राजा की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है। वो काफी खुश होकर सोचता है कि इस बुढ़े के मरने के बाद अगला राजा तो मैं ही बनूंगा। तभी ही वहाँ पर इनिन और सुतु अचानक से ही आकर उस पर हमला कर देते हैं। राजा देखते हैं कि इसकी बॉडी पर तो ये निशान नहीं है, बल्कि इसने तो इस निशान को बनवाया है। वो कहते हैं कि शाही परिवार के सभी लोगों की बॉडी पर ये निशान जन्म से ही होता है, मगर तुम्हारी बॉडी पर ऐसा तो कोई निशान नहीं है, यानी कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। राजा काफी गुस्से से कहते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, मगर फिर भी क्राउन प्रिंस बनकर घूम रहा था। सैनिकों, जल्दी से इसे अरेस्ट करो। पर ये उन सभी लोगों से बचकर वहां से भाग जाता है। आगे पर्सनल बॉडीगार्ड और इयान ने क्राउन प्रिंस के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे वो लोग उन्हें राजा को दे देते हैं। राजा कहते हैं कि वो मेरा बेटा नहीं है, इस चीज के लिए मैं उसे माफ भी कर देता, मगर ये सब कुछ क्या है। उसकी सभी काली करतूतों को जानने के बाद राजा अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं
कि क्राउन प्रिंस होने के नाते उसे तो प्रजा के भले के बारे में सोचना चाहिए था, मगर ये तो उन्हीं को ही लूट रहा था। अब ये मुझे किसी भी हालत में चाहिए, इसे पकड़कर जेल में डालो, मैं उसे पर्सनली सजा देना चाहता हूँ। फिर कहानी हमें कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर इन दोनों ने शादी कर ली थी और क्राउन प्रिंस भी पकड़ा गया था। आगे ये दोनों जेल में जब उसे मिलने जाते कि ये कहता है कि मैंने काफी लंबे टाइम से अच्छा खासा प्लान बनाकर रखा था, पर तुम दोनों ने सब बिगाड़ दिया। इयान, तुम जानते हो कि बचपन में राजा तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला और मेरी ही बदौलत तुम्हें सरहद पर जाने की सजा मिली। फिर वो इनिन से कहता है कि तुम्हारे फादर को मेरी सच्चाई के बारे में पता लग गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। इतना कहकर वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। इनिन को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे चाटा मारती है। इयान कहता है कि तुम तो जेल में सड़ना ही डिजर्व करते हो। आगे इनिन के फादर का नाम क्लियर हो गया था। सुतु इनिन से कहता है कि पर्सनल बॉडीगार्ड अपने होम टाउन चली गई है, वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके पास जाना चाहता है। वो उसे गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। फुरोंग ने इयान पर से गिव अप कर दिया था। पहले वो उसकी बस एक अच्छी दोस्त थी, तो अभी वो बस उसकी अच्छी दोस्त बनकर ही रहना चाहती है। अगले सीन में राजा ने इन दोनों को मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ इयान राजा से इस जेट के बारे में पूछता है। राजा कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी माँ ने इस जेट के 2 टुकड़े करते हुए मुझे कहा था कि वो तुम्हारी शादी मंत्री सू की बेटी इनिन से करवाना चाहते हैं। तुम्हारी माँ ने इस जेट के एक टुकड़े को तुम्हारे लिए तो दूसरा इनिन के लिए बनाया था, लेकिन उसके मरने के बाद ये बात तो मैं भूल ही गया और मैंने गलती से इनिन की शादी उस कमीने यूहेंग से तय कर दी। पर देखो तो अभी तुम दोनों साथ हो, तुम्हारी शादी भी हो गई, इसे किस्मत नहीं तो और क्या कहेंगे। आगे ये लोग घर वापस आ गए थे, जहाँ पर इनिन सुतु को काफी मिस कर रही थी कि इयान कहता है कि तुम भूल गई कि राजा ने कहा था कि उसे ग्रैंडसन चाहिए, तो क्यों ना हमें पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।